सदियों से असम के चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी मजदूर वर्षों से केवल एक ही सपना, अपना घर, अपनी जमीन। पीढ़ियां बीत गई लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं मिले, ना घर ना जमीन, और उन्हें भारी समझा गया। आंखें तरस गई इंतजार में कि कभी तो उनको न्याय मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज आखिरकार उनका वर्षों का यह सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि असम सरकार ने यह फैसला किया है कि सदियों से जो चाय बागानों में आदिवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उनको उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और आदिवासियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। आज से असम सरकार चाय बागान का श्रमिकों को भूमि का अधिकार देने का काम शुरू किया है। मेरा विश्वास है हम लोग ये काम में सफल होंगे। वाकई में यह ऐतिहासिक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है जो आदिवासियों के हित के लिए लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन चाय के बागानों में कौन कौन से समुदाय के लोग रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही समुदाय के लोग रह रहे हैं। और हम समझेंगे कि असम के सरकार के द्वारा जो भी यह अधिनियम लाया गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, इन आदिवासियों को जो जमीन दी जाएगी उसके बारे में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, इनको हम डिटेल से समझेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि असम में जो अन्य समुदाय के लोग रह रहे हैं, जो असम के मूल निवासी है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह प्रावधान असम की राजनीति में क्या गेम चेंजर साबित होगा, इन सबको हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चाय बागानों में जो भी काम करने वाले लोग हैं वो कब से रह रहे हैं। ये खबर हम देख सकते हैं कि 9 तारीख की ये खबर है, 9 फरवरी की, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म बांट रहे हैं। जिसमें क्या किया जा रहा है, ये फॉर्म भरकर आप क्या कर सकते हैं, जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले कि इन चाय बागानों में जो भी काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन से समुदाय के लोग रह रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इन चाय बागानों में मुख्य रूप से मुंडा है, संथाल है, उरांव है, गोंड है, मतलब बहुत सारी जनजाति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जनजाति के लोग रह रहे हैं। जैसे भूमिज, तांती, पान, खड़िया, लोहार, सावरा आदिवासी समुदाय के लोग काम करते हैं। तो मतलब बहुत सारे समुदायों के लोग काम करते हैं और असम की जनसंख्या में इनका बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलता है। पहचान इनकी क्या है, असम में इन्हें चाय जनजाति या पूर्व चाय बागान जनजाति, टी ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हमने आपको बताया भी था कि ये जो 6 अन्य समुदायों के लोग हैं वो आसाम में एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और राज्य की जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा ये माने जाते हैं। कामकाज की अगर हम बात करें, असम में इस समय 825 के लगभग चाय बागान हैं, उनमें ये काम करते हैं। और साथ ही ये जनजातियां अब असमीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन अपनी पारंपरिक परंपराओं और करम पूजा जैसे त्योहारों को भी मानती है। ऐसा नहीं है कि इनके जो मूल त्यौहार है उनको इन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन काफ़ी वर्षों से ये असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि असम सरकार जो है अधिनियम लाई है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो दशकों से भूमि अधिकारों से वंचित आदिवासियों और चाय जनजातियों के परिवारों को उनके घरों का मालिकाना हक देना है। यह अधिनियम कौन सा है? यह अधिनियम है असम भूमि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण संशोधन अधिनियम 2025। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो क्या है कि जैसे असम में जो चाय बागानों में काम कर रहे हैं जो मजदूर हैं, आदिवासी श्रमिक हैं, वो क्या है कि जो असम के चाय बागानों के मालिक थे उनकी ही जमीन में रह रहे थे। अब उन बस्तियों को पहले क्या कहा जाता था? सहायक भूमि कहा जाता था, सहायक भूमि लेबर लाइन्स कहा जाता था। अब इनका नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? इनका नाम बदलकर अब सेटलमेंट लैंड बस्ती भूमि रख दिया गया है। अब इनको बदलकर इनका नाम बस्ती भूमि रख दिया गया है। और इन जहाँ पर ये लोग जो रह रहे थे, इन बस्तियों में जो लोग रह रहे थे, उनकी जमीन का हक भी किसका था? चाय बागानों के मालिकों का था। अब क्या किया जा रहा है, इनको जो ये भूमि दी जाएगी उसमें क्या है कि भाई ये तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार इनको अलग से भूमि देगी। अब सरकार क्या कर रही है कि जो भी चाय बागानों के जो भी मालिक थे, जहाँ पर ये रह रहे थे, तो चाय बागानों के मालिकों की ज़मीन थी। अब चाय बागानों के मालिकों से वो ज़मीन सरकार ले रही है और इनको, इन श्रमिकों को क्या दे रही है? उनका मालिकाना हक दे रही है। तो फिर चाय बागानों के मालिकों का क्या होगा? उनको क्या किया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। तो यह ज़मीन किससे ली जा रही है? चाय बागानों के मालिक से ली जा रही है। यह ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि पट्टा वितरण
अधिग्रहण जमीन को उन श्रमिक परिवारों के नाम पर पट्टा देकर आवंटित किया जाएगा जो वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनको क्या दिया जाएगा? पट्टा दिया जाएगा। अब मालिकाना हक और शर्तों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जैसे श्रमिकों को मालिकाना हक मिल गया तो इसमें होता क्या है कि जैसे चाय बागानों के मालिक है थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, उन पर दबाव डालकर उनसे वो जमीन सस्ते दामों पर वापस खरीद लेंगे। लेकिन सरकार ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसमें क्या किया गया कि आपको मालिकाना हक मिल गया, उसके बाद आप क्या कर सकेंगे, 20 वर्षों तक आप किसी को जमीन नहीं बेच सकेंगे। तो अब तो बागान मालिक भी वो जमीन चाहकर भी नहीं खरीद पाएंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जमीन मिलने के बाद लाभार्थी इसे अगले 20 वर्षों तक नहीं बेच सकेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया गया है, 20 साल बाद भी, 20 वर्षों के बाद भी यह जमीन केवल चाय समुदाय या आदिवासियों को ही बेची जा सकेगी ताकि बाहरी लोग इसका व्यावसायिक लाभ न उठा सके। दोस्तों यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 20 साल तक तो आप बेच ही नहीं सकते और 20 साल बाद भी उन्हीं को बेच सकते हो जो चाय बागानों में श्रमिक हैं, जो श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है किसी बड़े उद्योगपति को बेच सकते हो या फिर चाय के बागान के जो मालिक हैं उनको बेच सकते हो। तो यह एक तरीके से आपको जमीन मिलने के बाद आपके ऊपर कोई जबरदस्ती कब्जा भी नहीं कर सकता, ना ही आपसे कोई जबरदस्ती खरीद सकता। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आगे हम देखें कि विरासत का अधिकार भी यहां पर दिया गया है कि जैसे जमीन का मालिकाना हक आपको मिल गया तो आपके बेटों में ऑटोमेटिक चल जाएगा, फिर उनके बेटों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हक मिल गया तो आपके मरने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। यह विरासत का अधिकार भी दिया गया है। अब आगे हम समझे कि एनओसी की समाप्ति कर दी गई है। एनओसी की ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पर मकान बना रहे हो, जमीन का मालिकाना हक आपको मिल गया, आप वहां पर मकान बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि चाय के बागानों को जो मालिक हैं जो पहले उनकी जमीन थी उनसे क्या किया जाएगा, एनओसी ली जाएगी। मतलब उनसे मकान बनाने के लिए एनओसी लेने की भी जरूरत नहीं है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको जमीन का पूरा मालिकाना हक मिल गया तो आप स्वतंत्र हो, उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं होगी। अब सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा यह जमीन का मालिकाना हक मिलने से? इसमें कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ेगी। जमीन का मालिकाना हक मिलने से परिवार अब सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और बिजली कनेक्शन का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। भाई बिजली कनेक्शन कब मिलता है? जब जमीन का मालिकाना हक आपके पास हो, तभी आपको बिजली कनेक्शन मिल सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद इनको मिलने लगेगी। पक्के घर के लिए सहायता सरकार भी करेगी। सरकार नए पक्के घर के निर्माण के लिए 3.60 लाख और मरम्मत के लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है इस अधिनियम के तहत। तो यह अधिनियम एक तरीके से आदिवासी समाज के लिए जो चाय बागानों में सदियों से वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत वरदान साबित होगा। अब हम दोस्तों यह कानून असम के 825 चाय बागानों में रहने वाले लगभग 3.33 लाख से 3.5 लाख परिवार वहां पर रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दोस्तों आगे समझते हैं कि इस अधिनियम का और जो आदिवासी समुदाय हैं उन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसको हम समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो अन्य आदिवासी जनजातियों पर संभावित जो प्रभाव हैं उसको अगर हम देखें तो समान अधिकारों की मांग, यह निर्णय गैर चाय बागान क्षेत्रों जैसे वन या सरकारी भूमि में रहने वाले अन्य आदिवासी समूह को भी अपने पारंपरिक भूमि पर ऐसे ही मालिकाना हक की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे दोस्तों हमने कार्बी आंगलोंग के बारे में आपको बताया था कि वहां पर जो अन्य राज्यों से मजदूर वहां पर जो बस गए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी संख्या वहां पर ज्यादा हो गई है और वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जिसकी वजह से अभी कार्बी आंगलोंग में अभी विवाद भी देखने को मिला था। वो भी क्या करने लगेंगे, वहां पर अपनी जमीन का मालिकाना हक लेने लगेंगे क्योंकि वहां पर भी वे 150-200 सालों से रह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बाकी जो गैर अन्य चाय के बागानों के अलावा जो गैर अन्य समुदाय रह रहे हैं वो भी क्या करने लगेंगे, वो भी मांग उठाने लगेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सामाजिक राजनीतिक स्थिति में बदलाव भी देखने को मिलेगा। यह कदम असम में जनजातीय समुदायों विशेषकर चाय जनजाति के बीच आत्मविश्वास बढ़ाएगा और राज्य की राजनीति में उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बहुत मजबूत करेगा। दैनिक मजदूरी में भी निर्भरता में भी कमी आएगी।
जैसे भूमि मिलने से इन श्रमिकों को अब पूरी तरह से बागान मालिकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे अन्य आदिवासी समुदायों के लिए यह एक मिसाल बनेगी। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पट्टे के हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध हमने बताया था कि 20 साल बाद आप बेच सकते हैं। वो भी किसको बेच सकते हैं? जो आदिवासी हैं, जो वहां पर मजदूरों के रूप में, श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। यह भी काफी अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। कुल मिलाकर यह निर्णय असम में आदिवासी भूमि अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित करेगा, जिससे चाहे श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और अन्य आदिवासी समुदायों को अपने भूमि अधिकारों के लिए कानूनी अधिकार मिलेगा। अब दोस्तों इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम के डिब्रूगढ़ से 9 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से आवेदन फार्म वितरित करके इसकी शुरुआत की है, जिसे ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का कदम बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द देखिए, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का। इन्होंने क्या बताया है? कदम बताया है, क्योंकि इनका मानना है कि पहले इनको जो भूमि के अधिकार नहीं दिए गए थे, भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया था, अब हम उन गलतियों को सुधारते हुए इनको भूमि का मालिकाना हक दे रहे हैं। और इन्होंने बहुत बड़ी बात वहां पर कही। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो शुरुआत में 103 चाय बागानों के निवासियों को भूमि अधिकार के पट्टे दिए जा रहे हैं और धीरे धीरे इसे राज्य के 800 से अधिक चाय बागानों में लागू किया जाएगा। यह योजना उन चाय बागान श्रमिकों के लिए है जो दशकों से बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या टाइटल के बागान की लेबर लाइन्स में रह रहे हैं। दशकों से मतलब सैकड़ों सालों से वहां पर रह रहे हैं, जिसके पास क्या है, जिनके पास ना कोई दस्तावेज है, ना कोई टाइटल है, लेकिन लेबर लाइन्स में वहां पर रह रहे हैं और चाय बागानों में काम कर रहे हैं। अन्य घोषणाएं क्या क्या हुई हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अन्य जो कल्याणकारी घोषणाएं हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। आवास सहायता के बारे में जैसे बताया कि 3.60 लाख रुपए सरकार देगी और 1 लाख रुपए मरम्मत के लिए भी 1 लाख रुपए देगी। आरक्षण की अगर हम बात करें तो चाय जनजाति के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सहित 3% आरक्षण की घोषणा भी की गई है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया है, जिससे आदिवासी समाज में इस समय खुशी की लहर है। अब दोस्तों राशन और सहायता की अगर हम बात करें तो राशन कार्ड 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा और परिवारों को मुफ्त खाद्य तेल और अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी। यह कदम असम के आगामी 2026 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे चाय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। दोस्तों यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से क्या असम के आदिवासी समाज की दशा सुधरेगी, या फिर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए असम सरकार के द्वारा लिया गया यह एक राजनीतिक स्टंट है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जो भी हो, यह कदम एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।